Hi, I welcome you all on this YouTube channel. घटना चक्र का जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसका यह पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 वीडियो हम पहले अपलोड किए हैं। पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में किस क्रम में आए थे। पहले कौन सी कंपनी आई थी, उसके बाद कौन सी कंपनी आई, तो उसके बारे में हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था। तो आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल कैसे स्वतंत्र हुआ था मुगलों से, और बंगाल में किसका शासन था, कौन सा नवाब था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल पे अपना अधिकार जमाया था, उसके बारे में पंजाब और मैसूर, ये दो चैप्टर नंबर 2 और 3 हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कल यदि जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम देखे थे कौन सी कंपनी कब आई थी। तो सबसे पहले कंपनी कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली आई थी, उसके बाद डच आया था, उसके बाद इंग्लिश आया था, और उसके बाद फ्रेंच आया था। पीडीईएफ ऐसे याद रखना है। वैसे डेनिश भी आई थी, डेनिश आई थी इस बीच में, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में डेनिश आई थी। तो पुर्तगाली कितनी ईस्वी में कितने ईस्वी में आया था? 1498 ईस्वी में। डच 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना हुई थी। इंग्लिश कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। और डेनिश कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में, और फ्रेंच कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। तो आपको ये ईस्वी याद रखना है। आपको एग्जाम में ऐसे करके दे देगा कौन सी कंपनी कब आई थी, और बोल देगा क्रम में सजाने के लिए। तो आपको ये इसका डेट याद रहेगा तो याद रखें, क्वेश्चन बन जाएगा। तो पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेज 1600, डेनिश 1616 और फ्रेंच 1664 ईस्वी में ये कंपनियां भारत आई थी। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं बंगाल के नवाब और पंजाब और मैसूर के बारे में। जितने भी क्वेश्चन है घटना चक्र में विथ एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और याद रखना है। कल हमने पढ़ा था कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे। तो जो पहला युद्ध हुआ था कर्नाटक का, वो हुआ था 1746 से लेकर के 48 के बीच में, 1748। और ये कर्नाटक का जो पहला युद्ध था एक्स ला साफेल संधि के तहत 1748 ईस्वी में ये युद्ध की समाप्ति हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच में, और इसके बीच में पांडिचेरी की संधि हुई थी। और थर्ड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में, और इसमें पेरिस की संधि हुई थी। कितनी ईस्वी में? 1763 ईस्वी में। तो ये तीनों कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच में? अंग्रेज के बीच में और फ्रेंच के बीच में। ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना है, एक युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध, और एक वांडीवास का युद्ध। देखिए ये सब जो बैटल है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो वेदरा का युद्ध जो हुआ था सो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। ठीक है। कितनी ईस्वी में? 1759 में। और इसके तहत डच इंडिया छोड़ करके चला गया था। डच की हार हुई थी और डच को इंडिया से जाना पड़ा था, और अंग्रेज का पूर्ण अधिकार हो गया था। और वांडीवास युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में। कितनी ईस्वी में? 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में। और इसमें फ्रेंच की हार हुई थी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि वेदरा और वांडीवास का युद्ध में दो जो यूरोपियन शक्ति थी, डच और फ्रेंच, उसका हार हुआ, और इस अंग्रेज पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसी समय में यदि हम देखें तो भारत में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसी दौरान ये सारा युद्ध हुआ था। तो ये जो टाइम पीरियड है अंग्रेज के लिए, इंग्लिश कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पीरियड था, क्योंकि उस समय में पूरे अंग्रेज का अधिकार भारत पे होते जा रहा था। अब बंगाल पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो बंगाल में जितने भी यदि हम बात करें मुर्शिद कुली खान से, मुर्शिद कुली खान को प्रथम स्वतंत्र नवाब बोला जाता है, फर्स्ट
नवाब, इंडिपेंडेंट नवाब बोला जाता है बंगाल का। ठीक है, तो इससे पहले 1717 ईस्वी से पहले की बात करें तो 17 से पहले दिल्ली में किसका शासन था? मुगल का। तो बंगाल किसके अंदर आता था? मुगल का। तो मुगल बंगाल में सूबेदार की नियुक्ति करती थी। तो मुर्शिद कुली खान भी एज ए सूबेदार नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में मुर्शिद कुली खान खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बंगाल का नवाब बन गया। तो मुर्शिद कुली खान पहला स्वतंत्र नवाब था। ठीक है, याद रखना है आपको। और इसने 1717 से 1717 से लेकर के 1727 तक अपनी सेवा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी कितनी ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा आप नोटबुक में नोट करते जाइए, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद भारत का जो टोटल पावर था वो 3 खेमों में बंट गया था। यदि हम बात करें तो नॉर्थ में यदि बात करें तो एक हो गया अवध, इधर बंगाल, और नीचे में साउथ की बात करें तो हैदराबाद। तो ये 3 खेमों में भारत की पावर बट गई थी। तो बंगाल में सबसे पहले मुर्शिद कुली खान को मोहम्मद हादी और सूर्य नारायण मिश्रा इनका पहले का नाम था। बंगाल के ये पहले नवाब थे। 1717 से 27 ईस्वी तक इसने अपनी सेवा दी थी। और मुर्शिद कुली खान ने जो बंगाल का कैपिटल था पहले कहाँ था? ढाका था। तो ढाका से मुर्शिदाबाद किया था। ठीक है, और यहीं पे एक पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए, पॉइंट से जितना पॉइंट आप जितना बार सुनिएगा उतना याद रहेगा। तो मुर्शिद कुली खान ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी कैपिटल को किया था, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, ये याद रखना है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल ट्रांसफर किसके द्वारा किया गया था? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, और इसने इजारा सिस्टम, मुर्शिद कुली खान के द्वारा इजारा सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इजारा सिस्टम क्या था? एक तरह से समझ सकते हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट का सिस्टम था, जिसे जो जस्ट लाइक कि जमींदारी सिस्टम जिस तरह से था उसी तरह बाद में यही इजारा सिस्टम बाद में जमींदारी सिस्टम का रूप ले लिया। तो इतना सारा पॉइंट आपको मुर्शिद कुली खान से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल में जो नवाब था वो अलवर्दी खान बना। अलवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बना। तो सिराजुद्दौला का यदि टाइम पीरियड देखें तो सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी 1756 को अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई। तो अलवर्दी खान का ये सिराजुद्दौला जो था सो कौन था? अलवर्दी खान को कोई बेटा नहीं था। ठीक है, उनकी 3 बेटी थी। तो एक बेटी अलवर्दी खान की एक बेटी से सिराजुद्दौला था, तो उसे बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। पहले डिक्लेयर किया गया था किसके द्वारा? अलवर्दी खान के द्वारा। तो सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। और आप देख सकते हैं कि 1756 ईस्वी में ये बंगाल का नवाब बना, और इसके जस्ट 1 साल के बाद 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला बहुत दिन तक नवाब नहीं रहा था। इसने 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कासिम बाजार फैक्ट्री, जो अंग्रेज जब बंगाल आया था ना, तो कासिम बाजार में अपनी फैक्ट्री बनाया था और उसका किलाबंदी करने लगा था। तो सिराजुद्दौला इसका विरोध किया था और उस कासिम बाजार फैक्ट्री पे अपना अधिकार कर लिया। और इस कासिम बाजार में जितने भी अंग्रेज थे सब भाग गया था यहाँ से। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये देख सकते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय में कहाँ पे था? मद्रास में था, वो बम्बई में नहीं था। तो सारा अंग्रेज यहाँ से भाग के कहाँ चले गए थे? फुल्टा द्वीप पे चले गए थे, जो कि ज्वारग्रस्त था, और बहुत सारा अंग्रेज मारा गया था उस द्वीप पे। तो उस समय में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे था? मद्रास में था। ये सारा पॉइंट को आपको मेमोराइज करना है, सुनिएगा, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना क्या थी? ये डेट पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक होल की घटना अप्रॉक्स प्लासी के युद्ध के ठीक 1 साल पहले हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। ब्लैक होल
एक छोटा सा कमरा था। जब रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज पे अटैक किया तो वहाँ से जितने भी अंग्रेज को रॉबर्ट क्लाइव ने गिरफ्तार किया था तो उसे सबको एक रूम में बंद कर दिया गया था। कहा जाता है कि बहुत ही छोटा रूम था जिसमें 146 के आसपास अंग्रेज को बंद किया गया था और सिर्फ एक रात में उस 146 अंग्रेज में से केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाया था। और इसमें से एक अंग्रेज जिनका नाम था हॉलवेल, वो जिंदा बचा था। उसने बाद में ये पूरे ब्लैक होल की ट्रेजेडी बताई थी कि उसमें सफोकेशन से किस तरह से अंग्रेज़ों की मौत हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना किसके समय पीरियड में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय पीरियड में 1756 ईस्वी में। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर संधि हुई थी। यदि हम अंग्रेज की बात देखें ना तो अंग्रेज को ये पता था कि हम उस समय में भारत के जो भी महाराजा थे वो शक्तिशाली था, तो अंग्रेज डायरेक्ट युद्ध करके महाराजाओं सबसे नहीं जीत सकता था। इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी एक युद्ध करके अंग्रेज नहीं जीता है। हर युद्ध, जैसे मैसूर की बात करें तो मैसूर में उसने टोटल 4 युद्ध लड़ा था। मराठा में भी कई 3-4 युद्ध हुई, मराठों से भी हुई थी। कर्नाटक के भी टोटल 3 युद्ध लड़ी गई थी। तो इस तरह से देखते हैं कि एक युद्ध में उसने नहीं जीता था, अलग अलग 3-4 युद्ध करके जीता था। तो पहले क्या करता था अंग्रेज? थोड़ी सी युद्ध करता था, फिर एक संधि करता था और उसके बाद फिर से अटैक करता था। तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई थी। किसके किसके बीच में? अंग्रेज और ये सिराजुद्दौला, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसके बीच में 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। और सिराज जब प्लासी के ये इतना पॉइंट आपको सिराजुद्दौला से याद रखना है, ठीक है। प्लासी का युद्ध देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। भागीरथी नदी, जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में ये नदी पड़ती है, भागीरथी नदी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भागीरथी नदी है। तो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में था भागीरथी नदी, उसी के किनारे पे ये पलासी शहर था। इसी के बीच में युद्ध लड़ी गई थी। बहुत इतिहासकार का मानना था कि ये युद्ध लड़ी ही नहीं गई थी, सिराजुद्दौला को धोखे से उनके जो सेनापति थे मीर जाफर थे और जो अमीर सेठ वहाँ के जो उनके जो सेठ थे अमीर सेठ और जगत सेठ, इसने उनका सिराज के साथ धोखा किया था और उसे मार दिया गया था। तो बहुत ऐसे इतिहासकार का मानना है कि युद्ध हुआ ही नहीं था, और कुछ इतिहासकार का मानना है कि युद्ध हुआ था लेकिन बहुत से छोटे स्थल पे युद्ध हुआ था। आप देख सकते हैं कि 300 सिपाही था किसके पास? मात्र अंग्रेज टोटल 300 सिपाही था और सिराजुद्दौला के पास 20,000 सिपाही था। तो यदि डायरेक्ट युद्ध होता तो सिराज तो डेफिनेटली जीत जाता। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें ना तो ये एक बहुत ही सफल राजनीतिक माना जाता है और एक कुशल सैन्य कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसे पता था कि हम इतनी छोटी सी टुकड़ी लेकर के जीत नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया था? सबसे पहले भ्रष्टाचार करके मीर जाफ़र को अपने खेमे में मिला लिया था। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था और मीर जाफ़र युद्ध करने के लिए गया ही नहीं और वो सेना को बोल दिया था कुछ दूसरा चीज़, जिसके कारण सिराजुद्दौला को वहाँ पे पकड़ लिया गया। और मीर जाफ़र का जो बेटा था जिसका नाम क्या था? मरीन नाम था। मीर जाफ़र के बेटा का नाम मरीन था। तो मरीन के इशारे पर सिराजुद्दौला को मार दिया गया। तो सिराजुद्दौला को मारने वाला कौन था? मोहम्मद बेग। ये नाम याद रखना, ये नाम भी पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला को किसने मारा था? मरीन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की चाकू से हत्या कर दी थी। ठीक है। जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाता है तो मीर जाफ़र से अंग्रेज पहले संधि किया रहता है कि यदि आप मेरे साथ दोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो उस ट्रीटी के अनुसार मीर जाफ़र को 30 जून 1757 ईस्वी को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो अंग्रेज के द्वारा बंगाल का पहला नवाब जो बनाया गया कौन था? मीर जाफ़र था, ये याद रखना है। इनका हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो मीर जाफ़र का जो दामाद था वो कौन था? मीर कासिम था। तो बाद में मीर जाफ़र कुशल सैन्य नहीं चला रहा था बंगाल का, जिसके कारण अंग्रेज मीर जाफ़र को हटा दिया और फिर से मीर कासिम को बनाया। तो मीर कासिम 1760 से लेकर के 1765 तक वहाँ मीर कासिम रहा था। इसी बीच में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जिसमें मीर कासिम बक्सर का युद्ध लड़ता है और वो हार जाता है। तो मीर कासिम के बारे में याद ये पॉइंट रख सकते हैं कि उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। शाही मुगल लाइसेंस जो दस्तक था उसको समाप्त कर दिया था।
किसने? मीर कासिम ने। दस्तक की प्रथा को किसने? दस्तक क्या था कि दस्तक प्रथा, दस्तक मुगल के द्वारा दिया गया था किसको? अंग्रेज को। और अंग्रेज को दस्तक के थ्रू ये अधिकार प्राप्त था कि वो पूरे बंगाल में कहीं पर भी व्यापार कर सकता है और उसे कोई भी रेवेन्यू अर्थात टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जो उस समय में लगता था, कितना लगता था? 40% टैक्स था। उस टैक्स से छूट मिल गई थी किसको? अंग्रेज को। तो मीर कासिम इस बात से मीर कासिम संतुष्ट नहीं था, तो उसने क्या किया? दस्तक को ही समाप्त कर दिया। और इसका मतलब ये हुआ कि अब बंगाल में किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज को लगा कि ये जो मेरा जो अधिकार है, मेरा ये पर्सनल अधिकार था अंग्रेज को, तो ये अधिकार उससे छीन लिया गया अंग्रेजों से। तो इसके कारण भी अंग्रेज मीर कासिम को हटाना चाहता था। बाद में मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, देखिए ये नाम याद रखना है, अवध का जो नवाब था वो शुजा-उद-दौला था और बंगाल का जो नवाब था सिराज था। क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि शुजा-उद-दौला कौन था और सिराजुद्दौला कौन था, तो बंगाल में आएगा। सिराजुद्दौला बंगाल में था और अवध में शुजा-उद-दौला था। और मुगल के जो उस समय में शासक थे, मुगल का जो सम्राट था कौन था? शाह आलम द्वितीय था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना ने 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई और इस तीनों की सेना की हार हुई थी। और यहाँ पे कौन जीता था? अंग्रेज जीत लिया था बक्सर के युद्ध को। इसके बाद अलग अलग इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त को। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये रिवीजन था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा? मुर्शिद कुली खान। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो मुगल के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। उसके बाद मुर्शिद कुली खान तो बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहाँ का नवाब बन गया। तो मुर्शिद कुली खान मुगल का अंतिम था, उसके बाद वो खुद से स्वतंत्र कर लिया था। तो यदि हम देखें मुर्शिद कुली खान के बाद, मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। उसके बाद मोहम्मद खान 1727 से 1739 तक रहा था। उसके बाद सरफराज खान बंगाल का नवाब रहा 1740 ईस्वी तक। अलवर्दी खान उसके बाद बंगाल का नवाब बना था 1740 से 1756 ईस्वी। 1756 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलवर्दी खान की मृत्यु हो जाने के बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बनता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और उसके बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है। ठीक है, ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। आपको डेट भी याद रखना है, कितने जून? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश को पहला प्रभुत्व भारत में मिला था। क्योंकि इससे पहले हम देखें तो इतना बड़ा बंगाल बहुत समृद्ध क्षेत्र था, तो अंग्रेज को कहीं पे इतना बड़ा क्षेत्र नहीं मिला था। जितना प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज को पूरा बंगाल पे एक तरह से देखे तो अधिकार हो गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पे द्वैत शासन ला दिया था। द्वैत शासन के थ्रू बंगाल को एक तरह से रेवेन्यू पे पूरा अधिकार मिल गया था बंगाल पे। तो प्लासी के युद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध। सैन्य सफलता कैसे मानेंगे इसको? क्योंकि देखिए, अंग्रेज के पास मात्र 300 सेना था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास टोटल 20,000 सैनिक था, फिर भी अंग्रेज जीत गया। तो इस तरह से इसका आंसर, इसको क्या कहेंगे हम? प्रथम सैन्य निर्णायक सफलता मिली थी अंग्रेज को कहाँ पे? प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध कितनी ईस्वी में लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी
1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। उस समय में बंगाल का नवाब कौन था? सिराज था। सिराज से पहले कौन था? अलवर्दी खां। यहाँ पे देख सकते हैं अलवर्दी खां बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके कोई पुत्र नहीं थे, अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। उनकी 3 पुत्रियां थी। पहला जो लड़की था घसीटी बेगम, वह निसंतान थी, अर्थात उसको कोई बेटा नहीं था। और दूसरा और तीसरा जो बेटी थी, उससे एक से शौकतगंज और एक से सिराजुद्दौला हुआ था। तो इन दोनों में शौकतगंज और सिराजुद्दौला में सिराज जो था सो ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा समृद्ध राजा था, इसलिए अलवर्दी खान ने सिराज को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब सिराज बंगाल का नवाब बना तो शौकतगंज और सिराज में भी एक विरोधाभास चल रहा था, क्योंकि शौकतगंज भी चाहता था हम बंगाल का नवाब बने। तो आप देखेंगे कि किस तरह से उस समय में 18 सेंचुरी की बात करें तो जितने भी राजा थे 17-18 सेंचुरी में, सब अपने आप को नवाब बनाने के लिए वो अंग्रेज़ से साझेदारी कर रहा था, और इससे अंग्रेज़ फ़ायदा ले करके और पूरे भारत में अपना अधिकार जमा लिया था। उसी तरह देखेंगे कर्नाटक का, देखिए मैसूर का, चाहे मराठा का, तो सब एक दूसरे से बदला लेने के लिए अंग्रेज़ से मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो 5 का हो जाएगा प्लासी। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारा था, और रॉबर्ट क्लाइव उस समय में बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी में जो थे सो बंगाल का गवर्नर था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में जो आया था सो गवर्नर बनकर नहीं आया था। वो 18 वर्ष की अवस्था में ही ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क बन करके आया हुआ था। लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को देखते हुए बाद में उसे कमांडर बनाया गया, और अंततः उसने बंगाल का गवर्नर बना, और 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो द्वैत शासन की व्यवस्था लाई गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में से खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो था सो सैन्य में कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सैन्य कुशल था, तो इसलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। ठीक है। 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजा गया था। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव एज ए क्लर्क काम करता था। 1757 से 60 तक वो यहाँ का गवर्नर रहा। फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक गवर्नर रहा। तो आपको याद रखना है कि 2 बार रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर रहा था, और 1767 ईस्वी में उसने यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चला गया था? इंग्लैंड चला गया था। 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली थी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज़्यादा धन यहाँ से लूट करके लेकर के गया था इंडिया से। एक सीनियर सैन्य कमांडर था जो रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ में इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इसके खिलाफ में लड़ाई भी हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ में। तो अब देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव से एक सीनियर अधिकारी था, उसने पूछा कि तुम इंडिया से कितना धन लूट के लाए हो? तो उसने बताया था कि करीब एक जहाज़ पे 700 किलोग्राम जितने भी उस समय में जो गोल्ड के कॉइन्स थे, सोने का सिक्का था, और जो भी धन था उसने 700 किलोग्राम एक जहाज़ में ले गया था, और इस तरह के टोटल 900 जहाज़ थे। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कितना ज़्यादा धन यहाँ से ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो हमने पढ़ा था अभी, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? भागीरथी नदी के तट पर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो यदि हम देखें यहाँ इस क्वेश्चन में ना, तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध पूछ रहा है। प्लासी का तो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, लेकिन इस युद्ध के तहत अंग्रेज को पूरे भारत पे अधिकार नहीं हुआ था। नॉर्थन इंडिया की बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया पे अंग्रेज का अधिकार नहीं हुआ था। लेकिन यदि बक्सर के युद्ध की बात करें
जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें 3 सेना हारी थी, अवध की सेना, बंगाल की सेना और जो मेन सत्ता था मुगल भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो इस तरह से देखें, अवध, बंगाल और मुगल तीनों की हार हो गई थी। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहेगा तो हमें बक्सर का युद्ध ही मारना है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर, कहीं कहीं 22 लिखा रहेगा और कहीं कहीं पर 23 अक्टूबर भी रहता है। तो याद रखना है 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। ठीक है, ये याद रखना, 12 अगस्त और 16 अगस्त को 2 संधियाँ हुई थी। पहली संधि हुई थी मुगल के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि जो हुई थी वो अवध के नवाब सिजाउद्दौला के साथ हुई थी। ठीक है, 1765 में। यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 26 अगस्त 1765 ईस्वी को। तो आप मेनली यह डेट याद रखना है और किसके किसके बीच में हुई थी। तो संधि हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और सिजाउद्दौला के बीच में, दूसरी संधि हुई थी, और पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये देख रहे हैं आप, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर मिल गया था किसको? अंग्रेज को। तो आप ये सारा पॉइंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बक्सर की लड़ाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, बक्सर की युद्ध। आप देख रहे हैं क्वेश्चन से ऑप्शन डिपेंड कर रहे हैं, इसमें पलासी नहीं मारना है। कह रहे सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है अंग्रेज के, भारत में अंग्रेज के आधिपत्य, यदि आधिपत्य की बात करें, भारत की बात करें, तो वहाँ पर बक्सर हो जाएगा। लेकिन पलासी में तो सिर्फ बंगाल की बात हुई थी, भारत की बात नहीं हुई थी, सिर्फ बंगाल पे अंग्रेज का आधिपत्य हुआ था। तो आपको याद रखना है, यदि भारत में अंग्रेज का आधिपत्य रहेगा तो बक्सर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। देखिए यहाँ पे प्रथम नहीं मार देना, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस समय में दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। उस समय में बंगाल का कौन था? तो मीर कासिम, और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, और अवध के जो नवाब थे वो कौन थे? सिजाउद्दौला। ठीक है, इन तीनों के बीच में बक्सर की युद्ध हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 14 नंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफर। देखिए बक्सर की जब मीर कासिम 1765 में बंगाल छोड़ करके कहाँ पे आ गया? अवध के साथ मिल गया था। सॉरी, अब बंगाल छोड़ करके अवध आ गया। उसने सिजाउद्दौला से बात की और एक संयुक्त सेना तैयार की जिसमें मुगल शाह आलम द्वितीय का भी योगदान था। तो इस दौरान जब मीर कासिम बंगाल छोड़ दिया था तो मीर जाफर को अंग्रेज फिर से बंगाल का नवाब कुछ दिनों के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उसके बाद तो फिर से युद्ध हुई, जिस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, फिर से इनकी हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था, तो किस निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो दीवानी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। देखिए जब इलाहाबाद में संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, और एक हुई थी 16 अगस्त 65 को। तो इस 12 अगस्त में शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो तीनों की दीवानी जो थी, दीवानी अधिकार, उस शाह आलम द्वितीय ने किसको दे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये याद रखना है किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट कौन? शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए, लॉर्ड क्लाइव, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही इलाहाबाद की संधि की गई थी 12 अगस्त और 16 अगस्त के बीच में। तो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रदान किया गया। रॉबर्ट क्लाइव को मिला था किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। किसकी दीवानी? तो आपको ये स्टेट याद रखना है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि स्टेट का नाम दे देगा, पूछेगा एग्जाम में, बताओ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में से किसको मिली थी, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब? तो पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद अर्थात बंगाल, तो बंगाल का दीवान किसे बनाया था? राजा मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल का दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। बिहार का दीवान किसे बनाया गया था? तो राजा ये सिताब राय को, और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बंगाल का मोहम्मद रजा खान, बिहार का सिताब राय और उड़ीसा का राय दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया था? तो किसके संपर्क में आया था? खासी। ऑप्शन नंबर बी, खासी के संपर्क में आया था। 18वें सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो ठीक है, इसमें देखते हैं। देखिए, हमने बताया था वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी, किसके किस्म के बीच में हुई थी वांडीवास की लड़ाई? तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में हुई थी। कितनी ईस्वी में? 1760 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर की बात करें तो बक्सर की युद्ध कितनी ईस्वी में हुई थी? 1764 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और अंबर का युद्ध की बात करें तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। देखिए, ये जो अंबर था ना, वो कर्नाटक का युद्ध हमने जो पढ़ा था, कर्नाटक का युद्ध, उसी में अंबर था। कर्नाटक का एक जगह था अंबर, जिसमें ये कर्नाटक की युद्ध लड़ी गई थी 1749 में। तो ये याद रखें कितने में हुई थी? 1749 में। और ये जो अंबर का युद्ध हुआ था सो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था एक तरह से। लेकिन डायरेक्टली देखें तो राजा के बीच में दो शक्ति थी, मुजफ्फर जंग, जैसे कि एक था मुजफ्फर जंग और चंदा साहब। मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांसीसी कर रहा था। और अंग्रेज जो थे सो अनवरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे। तो अंग्रेज अनवरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे और फ्रेंच जो थे सो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे थे। अंततः जीत किसकी हुई थी? फ्रेंच की जीत हुई थी। मुजफ्फर जंग को बाद में नवाब बनाया गया और अनवरुद्दीन मारा गया था इस युद्ध में। तो मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में, उसके बाद हुई थी प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी, अंबर का युद्ध 1749, प्लासी 1757, वांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो 1760 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था उसमें काउंट लैली था। फ्रांस का सेनापति कौन था? काउंट लैली। तो इनकी हार हुई थी, याद रखना है। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? तो ये हम बता दिए, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में हुआ था।
जिसमें किसकी हार हुई थी? फ्रेंच की हार हुई थी। और इस तरह से फ्रेंच का शक्ति भारत में खत्म हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध हुआ था, ये गलत है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध नहीं, जबकि मीर कासिम के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में वांडीवास की युद्ध हुई थी, जिसमें किसका हार हुआ था? फ्रांसीसी का हार हुआ था। और फ्रांसीसी शक्ति भारत में बिल्कुल समाप्त हो गई, या कुछ ही जगह पे ये सिमट के रह गई थी, और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे के द्वारा हुआ था, ये गलत है। चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था सो मराठा नहीं, पंजाब के विरुद्ध हुआ था। देखिए, पंजाब में की बात करें तो उस समय में सिख शासन था। जब महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हो गया था तो खड़क सिंह, और उस समय में चिलियावाला का युद्ध जो हुआ था उस समय में पंजाब का शासन कौन था? दिलीप सिंह था। ठीक है, दिलीप सिंह था। तो चिलियावाला के युद्ध के थ्रू लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब में अपना अधिकार कर लिया था। तो पंजाब में टोटल 2 युद्ध हुआ था, फर्स्ट सिख वार एंड सेकेंड सिख वार। उसी के दौरान चिलियावाला में एक जगह में युद्ध हुआ था जिसमें सिख की हार हुई थी। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध नहीं हुआ था।